हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जर्नी विद साइंस। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है और हमने इस सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड किया है, मिस्टीरियस यूनिवर्स और आवर मिस्टीरियस वर्ल्ड। जहां मिस्टीरियस यूनिवर्स में हम यूनिवर्स, तारों, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के बारे में बात करेंगे, वही आवर मिस्टीरियस वर्ल्ड में हम पृथ्वी के निर्माण, जीवन की शुरुआत, हमारे पूर्वजों, जानवरों, युगों और मानव सभ्यता से जुड़े कई सुलझे और अनसुलझे रहस्यों के बारे में बात करेंगे। तो कृपया अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम उड़ान भरने वाले हैं एक रोमांचक सफर की ओर। हमारा यूनिवर्स हर एक सेकंड में एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन 20वीं सदी के पहले हमें ये बात नहीं पता थी। हालांकि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम ब्रह्मांड को स्थिर नहीं मानता, इस बात का कुछ लोगों को एहसास होते भी उन्होंने ये सुझाव देने का नहीं सोचा कि ब्रह्मांड एक्सपैंड कर सकता है। पहली बार 1929 में जब एडविन हबल ने ये कहा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तब लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि हमारा ब्रह्मांड असल में एक्सपैंड कर रहा है, और उन्होंने इस बात का सबूत एक लॉ के रूप में पेश किया, जिसका नाम था हबल्स लॉ। बाद में बिग बैंग ही अंतरिक्ष के विस्तार का सबसे बड़ा सबूत बना, परंतु बिग बैंग को लेकर भी लोगों के मन में डाउट था, और वो हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। खैर, कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशन, जिसे हम CBM भी कहते हैं, उससे हमें पता चला कि यूनिवर्स एक समय कितना गर्म था। इस CBM में जो रेड, ऑरेंज और येलो कलर के निशान हैं, असल में वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो गवाह है इस बात का कि यूनिवर्स एक समय गर्म था। ग्रह, तारों, ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज़ का शुरुआत सिर्फ एक डॉट से हुआ था, और ये बात है 13.8 अरब साल पहले की। सब कुछ बहुत तेज़ गति से हुआ था और बहुत ही कम समय में घटा था। जिस पॉइंट से सब कुछ का शुरुआत हुआ, उसे हम कहते हैं द पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। एक्सेसिव कंप्रेशन की वजह से इस पॉइंट का डेंसिटी बहुत ज़्यादा था, और इस पॉइंट में मौजूद एनर्जी पार्टिकल्स हाईली अनस्टेबल था। इस सिंगुलैरिटी के इरेगुलर बिहेवियर की वजह से ही जनरल रिलेटिविटी लॉज ऑफ फिजिक्स को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। एनर्जी पार्टिकल्स बनने के साथ साथ नष्ट भी हो रहा था। ग्लूऑन्स, जो पार्टिकल के न्यूक्लियस को एक दूसरे से बांध के रखते हैं, दे वर ब्रेकिंग डाउन इन पेयर ऑफ क्वार्क्स, और वो फिर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके और ग्लूऑन्स जनरेट कर रहा था। वैसे स्पेस और टाइम के एक्सपेंशन की वजह से दो चीज़ें पैदा हुई। उससे पहले बता दूं कि यूनिवर्स कभी एक्सपैंड नहीं कर सकता, जो एक्सपैंड करता है वो है स्पेस और टाइम। तो स्पेस और टाइम के एक्सपेंशन की वजह से दो महत्वपूर्ण चीज़ों की निर्माण हुई, एक है मैटर और दूसरा है एंटी मैटर। ये दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ क्लैश करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा था, लेकिन मैटर ज़्यादा पैमाने में होने की वजह से जो सब्सटेंस इस यूनिवर्स में रह गया वो था मैटर, और एंटी मैटर का अस्तित्व इस यूनिवर्स से हमेशा के लिए मिट गया। लेकिन 1995 में CERN ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया कि उन्होंने 9 एंटीहाइड्रोजन एटम्स को आर्टिफिशियली बनाने में सफल हुए, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया PS210। अब जब 10⁻⁹ सेकेंड बीत चुका है, सिंगल अल्टीमेट फोर्स से जन्म हुआ 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर का, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इन सब का अपना अपना लॉज और प्रिंसिपल्स था। कुछ ही सेकंड में ब्रह्मांड इतना बड़ा हो गया कि उसका डायमीटर लगभग 1 बिलियन हो गया। धीरे धीरे ब्रह्मांड ठंडा होने लगा। क्वार्क का जो साइकिल अब तक चल रहा था वो रुक गया। जस्ट 10⁻⁻⁶ सेकेंड में कई क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे हेड्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे लेप्टॉन का निर्माण किया। प्रोटॉन बनता है 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से, और न्यूट्रॉन बनता है 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से। कुछ ही पल में यूनिवर्स ठंडा हो गया और न्यूट्रॉन्स डिके होने लगा। इससे प्रोटॉन का निर्माण हुआ, जिससे पहला हाइड्रोजन एटम का जन्म हुआ। तापमान धीरे धीरे और गिरता गया। स्टेबिलिटी पाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से निर्माण हुआ एटम्स का, लेकिन इस वक्त सिर्फ हाइड्रोजन और कुछ हीलियम के एटम्स ही एग्जिस्ट कर सकता था। इस पीरियड को हम कहते हैं द कॉस्मिक डार्क एज। अब हाइड्रोजन लाइट पार्टिकल्स को मूव नहीं करने दे रहा था, जिसकी वजह से लाखों वर्षों तक ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन गैस एक स्थान पर केंद्रित होने लगे, जिससे तापमान फिर से बढ़ गया। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं द न्यूक्लियर फ्यूशन।
तापमान बढ़ने की वजह से जो एनर्जी पैदा हुई उससे हमारा ब्रह्मांड का पहला तारे का निर्माण हुआ। जब अधिक तारे बने तो वे एक दूसरे के करीब आने लगे और इस वजह से स्टेबल हाइड्रोजन गैस प्लाज्मा में परिवर्तित होने लगा, जिससे लाइट इमिट हुआ। इसीलिए तारे लाइट इमिट करते हैं। तारों के करीब आने की वजह से गैलेक्सीज का जन्म हुआ और इन करोड़ों गैलेक्सीज में एक है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। इन गैलेक्सीज के अंदर जो धूल कण थे वे एक दूसरे के करीब आने लगे। ये धूल कण रॉकी पार्टिकल्स थे जो एक दूसरे से कोलाइड करके ग्रहों का निर्माण किया। जो बचे हुए हाइड्रोजन एटम्स थे उससे जन्म हुआ एक विशाल सितारे का, और इसमें तापमान इतना बढ़ गया कि फिर से न्यूक्लियर फ्यूशन का शुरुआत हुआ। इसी न्यूक्लियर फ्यूशन के परिणाम है हमारा सूरज। सूरज से एक विशाल सोलर विंड पैदा हुआ, जिससे सिर्फ 8 प्लैनेट्स और कुछ एक्सो प्लैनेट्स बच गए और बाकी के जितने भी रॉकी पार्टिकल्स थे वे सब सोलर सिस्टम के बाहर फेंके गए। इसी तरह आज हमारे सौरमंडल में सिर्फ 8 ग्रह और कुछ उपग्रह ही एग्जिस्ट करता है। इन 8 ग्रहों में एक है हमारा प्यारा धरती, जिसमें हम रहते हैं। अब ये बात तो आपको पता चल ही गया होगा कि बिग बैंग क्या है और इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था। लेकिन आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि बिग बैंग ही सब कुछ का शुरुआत है, तो बिग बैंग से पहले क्या कुछ नहीं था? और अगर कुछ था भी तो क्या था? और फिर उसका शुरुआत कहाँ से हुआ? इस क्वेश्चन को लेकर लोगों के मन में कई पहेली है। अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग सिद्धांत हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, यानी शून्य था, जिसे कहते हैं कंप्लीट वॉइड। लेकिन समथिंग कैन नॉट कम फ्रॉम नथिंग, जिसका मतलब है कुछ नहीं से कुछ नहीं आ सकता। क्या हुआ दोस्तों, आपका भी सर घूम गया ना? और इसी बात के चलते उन्होंने बोला ब्रह्मांड हमेशा था और इसका कोई अंत नहीं है। ये विस्तार होते होते एक समय आता है जब ये अपने अंतिम आकार तक पहुंच जाता है और तब ये विस्फोट हो जाता है। साइंटिस्ट ने ये भी कहा है कि इस पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी की डेंसिटी लगभग ब्लैक होल के डेंसिटी के जितना है। इसीलिए हो सकता है ये यूनिवर्स किसी ब्लैक होल से आया होगा जो पहले एक और यूनिवर्स था। एक और थ्योरी है जो बिग बैंग से पहले होने वाली घटनाओं का खुलासा करता है, द मल्टीवर्स थ्योरी, जिसके मुताबिक हमारे ब्रह्मांड जैसे कई ब्रह्मांड हैं, लेकिन सभी बबल्स के अंदर मौजूद हैं जो एक दूसरे से टकराते हैं और कई टुकड़ों में टूट जाते हैं। लेकिन ये सिद्धांत पूरी तरह से स्वीकृत नहीं है, क्योंकि अगर हम इस सिद्धांत का माने तो हमें कॉस्मिक बैकग्राउंड में एक यूनिक सर्कुलर पैटर्न मिलना चाहिए, लेकिन अब तक कोई ऐसा निशान नहीं देखा गया। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी सारी जानकारी हमें कैसे मिली, क्योंकि जब बिग बैंग हुआ था तब तो हम वहाँ नहीं थे। असल में ये सब इन्फॉर्मेशन हमें मिला है सालों के मेहनत, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशंस से। कैलकुलेशंस कभी कभी गलत थे, लेकिन उसको सुधारने के लिए कई और कैलकुलेशन और फॉर्मुलेशन ढूंढने गए। कंप्यूटर सिमुलेशन, लार्ज हैड्रन कोलाइडर और कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशन से भी हमें कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली। तो यही ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।